हेलो एवरीवन। तो एमपी एपेक्स बैंक और आसाम कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो एग्ज़ाम आपका होना है, इसके लिए ये लेक्चर है। एमपी एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम जो है आपका 7 जुलाई को है, और आपका जो आसाम कोऑपरेटिव बैंक का है वो आपका 28 जून को है। ठीक है, तो ये दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको पता है फिनेंशियल अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों ही एग्ज़ाम में। तो इसके लिए जो है एक पीडीएफ जो है स्पेशल पीडीएफ आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको इन सारे टॉपिक जो है मिल जाएंगे जो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से कोई भी एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर 9365651319 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप ये पीडीएफ को बाई कर सकते हो, जिसका प्राइस अभी आपका 71 है। ठीक है, साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस भी चाहिए तो इसका प्राइस भी आपका 51 रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का। ठीक है, और इसके साथ जो है आपको करंट अफेयर्स भी लास्ट 6 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस का मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है कि एनआईएम का फुल फॉर्म क्या है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में एनआईएम का फुल फॉर्म क्या है, तो चलिए देखते हैं एनआईएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, एनआईएम का फुल फॉर्म जो है ये है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हम एनआईएम को कहते हैं, और एनआईएम का डेफिनेशन जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय ए बैंक एंड द इंटरेस्ट पेड टू डिपोजिटर्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट किसे बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का जो मीनिंग है दोस्तों ये है कि आप एनी टाइम पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, और ऐसा कौन सा अकाउंट में होता है दोस्तों, ऐसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही आपका पॉसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं CACSA का फुल फॉर्म क्या है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CACSA का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत ही आप सभी को पता ही है। CACSA का जो फुल फॉर्म है ये है आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, CACSA यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। ए बैंक अकाउंट बिकम इनएक्टिव इफ देयर इज़ नो कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन फॉर। कितने दिनों के लिए अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट से कोई भी विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं करता है तो कितने दिनों के लिए जो है ये अकाउंट बंद हो जाता है। देखिए, विड्रॉ डिपॉजिट मतलब क्या है दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले तो आप ये समझो। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डिपॉजिट भी करना होता है और विड्रॉ भी करना होता है। अगर आप जब डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों एक साथ करोगे तब जाके एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है। सिर्फ डिपॉजिट करने से भी नहीं होता और सिर्फ विड्रॉ करने से भी नहीं होता। तो ये जो पीरियड है ये आपका 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बैंक अकाउंट बिकम डोरमेट। आपने बहुत सारे पेपर्स में पढ़ा होगा या बैंक्स में आपने देखा होगा डोरमेट अकाउंट। ठीक है, डोरमेट अकाउंट अगर है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें या इस ब्रांच पे जाइए। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा बताया गया है, एक बैंक अकाउंट बिकम डोरमेट आफ्टर नो कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन फॉर। कितने समय के लिए जो है अगर कोई भी कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो ये अकाउंट को डोरमेट घोषित कर दिया जाता है। डोरमेट यानी इस अकाउंट का भी कुछ नहीं हो सकता। तो कब है बेटा, 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स, तब जाके आपको सारे प्रोसेस जो है KYC वगैरह, अपना आइडेंटिटी, सारे चीज़ें डिपॉजिट करना होता है, तब जाके जो है आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव होता है। क्योंकि आप बैंक में जॉब करने जा रहे हो तो ये सारे टर्म जो है आपके इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DEF। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके सोचिए कि DEF का क्या है फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ठीक है, और मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है, शायद इसके रिगार्डिंग सवाल है। ठीक है, अगर किसी के अकाउंट में पैसा है और वो पैसा कितने समय तक अगर वो क्लेम नहीं करता है तो वो अकाउंट जो है DEF में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो आप मुझे ज़रा सोच के बताइए। तो ये है दोस्तों 10 ईयर्स तक। ठीक है, 10 ईयर्स तक अगर आप कोई भी आपके अकाउंट में पैसा है और अगर आप इसका क्लेम नहीं करते या पैसा नहीं वो करते तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका DEF में चला जाएगा। DEF का कंट्रोल किसके पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये पैसा आप ले सकते हो जब आप RBI के थ्रू जब आप अप्लाई करोगे, सारी चीज़ें करोगे। उनके पोर्टल भी है, प्रभा पोर्टल भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ए बाल्क डिपॉजिट इज़ ए बैंक इन ए बैंक जनरली रेफर्स टू ए डिपॉजिट ऑफ। एक बाल्क डिपॉजिट को कितना पैसा डिपॉजिट करना मानते हो आप, यानी बैंक मानता है, आप नहीं यानी बैंक मानता है, आप बताइए। तो ऑब्वियसली अब दोस्तों 2 करोड़ से ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया है, 2 करोड़ से ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया है तो ये आपका बल्क डिपॉजिट कहलाता है। 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा। अब बताइए 15G जो एक फॉर्म आता है, ठीक है, 15G फॉर्म आपने सुना ही होगा, कुछ अलग अलग तरह के फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो 15G जो फॉर्म आपका आता है, तो ये जो फॉर्म है ये किस लिए आता है और किसके लिए आता है। 15G फॉर्म जो है दोस्तों वो नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए आता है जिनका TDS कटता है, ठीक है। बैंक किसी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या किसी स्कीम से आपको पैसा मिल रहा है तो क्या होता है, TDS होता है। TDS का मतलब फुल फॉर्म आप ज़रूर कमेंट में लिखना, ठीक है। तो ये अगर ये TDS आपको रोकना है, उसके बाद आप अलग से क्लेम करोगे, जब आप ITR फाइल करोगे तब आपको मिल जाता है ये पैसा, ये अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। बट आप अगर इन झंझट में नहीं जाना चाहते और आप बैंक को बताना चाहते हो भाई मेरा TDS आप मत काटो, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है अपने बैंक में। तो वो फॉर्म कौन सा फॉर्म जो है आपको सबमिट करना होता है, तो वो फॉर्म जो है आपको नॉन सीनियर सिटीजन फॉर्म जो है, ये 15G फॉर्म ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 15H फॉर्म जो है, 15H फॉर्म जो है वो किसके लिए है, सेम TDS का केस है, आप बताइए 15H किसके लिए है। तो 15H आपका सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है। 16A फॉर्म किसके लिए है, आप बताइए 16A फॉर्म कौन देता है। तो पहली चीज़ तो ये 16A फॉर्म ये आपके लिए नहीं है, ये बैंक के लिए है 16A फॉर्म, ठीक है। और ये 16A फॉर्म देता कौन है, TDS सर्टिफिकेट फॉर नॉन सैलरी इनकम, ठीक है। TDS सर्टिफिकेट फॉर नॉन सैलरी इनकम यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नॉन फ्रिल्स अकाउंट वाज प्राइमरीली इंट्रोड्यूस्ड फॉर, ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने वो दे दिया, ठीक है। तो नॉन फ्रिल अकाउंट के बारे में किसके लिए है नॉन फ्रिल अकाउंट, तो नॉन फ्रिल अकाउंट जो है वो पुअर और लो इनकम पीपल के लिए जो है लो फ्रिल अकाउंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, BSBDA का फुल फॉर्म आप बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है बेटा बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर हो गया, बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट पूछता है फुल फॉर्म। PMJDY ये तो सबको पता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। जन डिपॉजिट होता है जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका आंसर क्या है 14 का ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अंडर PMJDY द लाइफ इंश्योरेंस कवर इज, PMJDY के अंदर जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है आपका, ये बताइए। तो इसका लाइफ इंश्योरेंस कवर है आपका ₹30,000 जो है इसका लाइफ इंश्योरेंस कवर है PMJDY के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैलेंस अलाउड इन अ स्मॉल अकाउंट। मैक्सिमम बैलेंस जो है आप कितना रख सकते हो एक स्मॉल अकाउंट में, ये बताइए। तो आप एक स्मॉल अकाउंट में, यानी स्मॉल अकाउंट यानी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी आप ले लो, ठीक है, इसमें जो है आप मैक्सिमम जो है वो 50,000 रुपीज़ जो है वो आप डिपॉजिट रख सकते हो। ओके नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ लोग RBI बोलेंगे, नाबार्ड और सेबी तो नहीं होगा, बैंकिंग की बात है तो नाबार्ड और सेबी तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दोगे। तो क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन अपॉइंट करता है। तो हमेशा याद रखना बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, 17 इज सी। हाउ ऑफन शुड KYC बी अपडेटेड फॉर ए हाई रिस्क कस्टमर। तो अगर कस्टमर हाई रिस्क है, तो बैंक को लगता है कि जो कस्टमर है इसका एक हाई रिस्क पोटेंशियल इसका है, तो कब तक जो है आप KYC अपडेट कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो कब है बेटा, कब तक है बेटा, तो एवरी 2 ईयर्स जो है आपकी KYC जो है वो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है, एवरी 2 ईयर्स। ए कस्टमर मस्ट रिपोर्ट ए फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन विद इन, ठीक है, अगर आपका ATM का ट्रांजेक्शन जो है वो आपका फेल होता है, ठीक है, आपका ATM का ट्रांजेक्शन जो है वो आपका फेल होता है, तो आपको क्या करना होता है बेटा, बैंक में रिपोर्ट करना होता है। आपका पैसा कट गया बट आपको पैसा मिला नहीं, तो इसके लिए बैंक को रिपोर्ट करना होता है। तो ये जो रिपोर्ट है
ठीक है, वो कितने दिनों के अंदर करना होता है, ये मुझे आप बताओ। तो ये बेटा 30 डेज़ के अंदर जो है आपको रिपोर्ट करनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एन एटीएम लोकेटेड इनसाइड ए बैंक ब्रांच इज कॉल्ड, एक एटीएम है जो बैंक के अंदर में है, ठीक है, बैंक के अंदर में है, एक एटीएम है जो आपका बैंक ब्रांच के अंदर में है। तो आप मुझे ये बताओ, तो ये जो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अगर ये एटीएम मशीन आपके बैंक के अंदर है या बैंक प्रीमिसेस के अंदर है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ साइड एटीएम नो, मोबाइल एटीएम नो, वाइट लेबल एटीएम नो, देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑन साइड एटीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन साइड एटीएम। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम तो अब बैन है, मेरे व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपको कंटेंट बाई करना है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9365651319, ठीक है, तो ये जो पूरा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से फिनेंशियल अवेयरनेस जो है वो आपको हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।